हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोडेड फॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है पॉइंटर्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो हमेशा की तरह सबसे पहले कुछ जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनके हिसाब से इसको समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा टॉपिक भी है। तो कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं अपनी तरफ से, बट उसके बाद भी उन्हें इसका जो यूज़ है, जो एक्चुअल यूज़ पॉइंटर का है, वो समझ में नहीं आता। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के बेसिस पे मैं बताता हूँ। तो गाइस, थोड़ा एक अभी जो मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा अजीब एग्जांपल है, बट क्या करें, प्रोग्रामिंग चीज़ ही ऐसी है। काफ़ी सारी चीज़ें लो लेवल पे होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। तो चलिए, लेट सपोज कि दो प्लेसेस हैं। जैसे मान लो फर्स्ट प्लेस ये है, ओके। लेट सपोज इसका नाम है ए, ओके। और एक प्लेस है आपकी ये, इसका नाम है बी, ओके। इस प्लेस पे आप रहते हो, ओके। मतलब आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आई। और ये वाला जो प्लेस है इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई शॉप है, ओके। तो ये एक शॉप है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ से इस वाली शॉप पे जाते हो अगर आपको सामान खरीदना है तो, ओके। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको पॉइंटर के लिहाज से देखते हैं। आप इस शॉप पे कैसे गए, क्योंकि आपको एड्रेस पता था कि भाई ठीक है, शॉप जो है ए नाम की कोई जगह है, तो वहां पे आपकी शॉप जो है अवेलेबल है। तो आप एड्रेस के हिसाब से वहां पे गए। अगर एड्रेस आपके पास नहीं होता तो आप क्या करते? अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें और थोड़ा सोचें कि अगर आपके पास एड्रेस नहीं होता देन आप क्या करते, तो आपको चाहिए होता कि एक शॉप यहाँ पे भी हो, ओके। मतलब आपके एरिया में भी एक शॉप हो और आपको इस वाली शॉप पे ना जाना पड़े। तो यही आपको करना था नॉर्मली। तो अब क्या हो गया, मतलब अगर यहाँ पे भी एक शॉप बन जाती तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा कि एक स्पेस तो यहाँ पे गया शॉप का, ये वाला स्पेस, और एक स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी ये रहा। तो दो जगह स्पेस चाहिए होगा ना। फिर अगर दो शॉप्स आपको ओपन करनी तो दो दो जगह स्पेस चाहिए। तो गाइस, इसी तरह से आपकी प्रोग्रामिंग में होता है। अगर आप किसी वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल में वैल्यू ट्रांसफर करते हो तो दोनों जगह बराबर बराबर स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस स्पेस को एक्सेस ना करके हम क्या करते हैं, उसके एड्रेस को एक्सेस करते हैं, या फिर उसकी वैल्यू को एक्सेस ना करके उसके एड्रेस को एक्सेस करते हैं, और उसके एड्रेस के थ्रू हम मॉडिफिकेशंस करते हैं उसकी वैल्यू में। नहीं समझे? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले दो ऑपरेटर्स हैं जिनको हमें समझना है। पहला ऑपरेटर है आपका, जिनको हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स। तो दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो ये है आपका, और एक है आपका ये। इसको बोला जाता है आपका एड्रेस ऑपरेटर, ओके। मतलब अगर आप किसी भी वेरिएबल के एड्रेस के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ये ऑपरेटर जो है ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जिस वेरिएबल के आप एड्रेस के बारे में बात कर रहे थे तो उसकी वैल्यू की बात भी तो आ सकती है। अब अगर आप उसकी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो तो आप यूज करोगे ये वाला ऑपरेटर। तो इसको बोलते हैं पॉइंटर, ओके। तो आपको ये यूज करना पड़ता है जब भी आप कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाओगे। मतलब अगर हम किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बना दें तो उस पॉइंटर वेरिएबल के पास इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो किसी वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रख सके, ठीक है। तो ये स्टार हेल्प करता है, इसको हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ओके गाइस। तो ये दो ऑपरेटर्स आपने सबसे पहले समझ लेने। मैं एक बार और बताता हूँ। ये जो ऑपरेटर है ये आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसको बोला जाता है। ये जब भी आप यूज करते हो वहां पे एड्रेस की बात हो रही होती है। मतलब जहां पे भी आपने ये लगाया तो वहां पे मान लो कि एड्रेस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेरिएबल है हमारे पास ए, तो अगर मैं लिखता हूं एंड ए, दैट मीन्स
हम बात कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ए की। ओके, तो यहाँ पे ए वेरिएबल के एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए और मैं स्टार को ए के सामने लगा देता हूँ, तो इसका मतलब मैं अब बात कर रहा हूँ एक पॉइंटर वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो ए किस तरह का वेरिएबल है? ए पॉइंटर वेरिएबल इज अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो इस वाले वेरिएबल में और इस वाले वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? देखो, मैंने लिया इंट ए इज इक्वल टू 90, ओके, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं स्टार बी, ठीक है। तो ये जो स्टार बी है, इसके पास जब तक कि मैंने स्टार नहीं लगाया था तब तक ये बी वाला वेरिएबल भी ए की तरह ही एक ऐसा वेरिएबल था जो इंटीजर वैल्यू ले सके। एक बार और बताता हूं कि बी वेरिएबल जो है ये बिल्कुल ऐसा ही वेरिएबल था जैसा ए है, जब तक कि मैंने इसके सामने स्टार नहीं लगा दिया। बट जैसे ही मैंने इसके सामने स्टार लगाया, कैसा वेरिएबल बन गया? ये बन गया पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो इसको अब हम बोलेंगे पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो बी ऐसा क्या कर सकता है जो ए नहीं कर सकता? ए तो जो है नॉर्मल वैल्यू ले रहा है, एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो बी क्या कर सकता है? बी उस ए का एड्रेस अपने पास रख सकता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। दैट मीन्स वी आर एलोकेटिंग द एड्रेस ऑफ ए इनटू बी, ठीक है। तो मैं यहां पे एक कमेंट पास कर देता हूं, एलोकेटिंग एड्रेस ऑफ ए इनटू बी। तो ए का एड्रेस बी में चला गया, ओके, ठीक है। अब कौन सा एड्रेस? ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि कौन सा एड्रेस। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब भी, जैसे अभी मैं ए की बात कर रहा था, तो ए का अपना एक अलग ब्लॉक है। जैसे मान लो ये आपका ए का ब्लॉक है और इसी तरह से ये आपका बी का ब्लॉक है। ओके, ये रहा। तो हर ब्लॉक का, जैसे मान लो इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली थी 90, तो इस ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होगा, उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है इसका अपना एक फिजिकल एड्रेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस अभी मैं दे देता हूं 1001। ओके, तो ये इसका फिजिकल एड्रेस है। ये जो एड्रेस है वो आप डिक्लेयर नहीं करते। ये जो एड्रेस है ये अपने आप, जब भी आप कोई वैल्यू एलोकेट करते हो किसी वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल को जो ब्लॉक मिलता है उस ब्लॉक का ये एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए 1001 लिख दिया है, तो एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है, वो सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। और ना तो आप उस एड्रेस को चेंज कर सकते हो और ना ही आप उसको परमानेंटली किसी दूसरे वेरिएबल को एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम टेम्परेरी होगा। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे जो ए है, तो ए का कुछ एड्रेस होगा, मतलब ए के पास 90 है, तो 90 किसी ब्लॉक के अंदर होगा। अब उस ब्लॉक का कोई एड्रेस होगा जो कि हमने बी के अंदर एलोकेट कर दिया है। बी ने इस वजह से एड्रेस ले लिया है बिकॉज बी के पास उस तरह की एबिलिटी है, क्योंकि बी एक पॉइंटर वेरिएबल है। ओके, तो अब इस एड्रेस को एलोकेट करने से फायदा क्या हुआ? मैं ऐसे भी तो कर सकता था, बी इज इक्वल टू ए। अगर ये पॉइंटर वेरिएबल नहीं होता तो तब मैं सीधा लिखता बी इज इक्वल टू ए, तो तब भी तो 90 बी के पास चला जाता, तब क्या प्रॉब्लम हो जाती? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, ए की वैल्यू बी में चली जाती, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आई होप एरे आपको क्लियर होगा। अगर आप पॉइंटर पे स्विच कर रहे हो, पॉइंटर टॉपिक पे, तो एरे तो आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा। तो लेट्स सपोज कि आपके पास दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन का नाम है सम, ओके। ये आपने खुद ने एक फंक्शन बनाया, तो जैसे कि एरे से पहले फंक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाता है, लूप के बाद आता है। तो एक फंक्शन है आपका सम और एक फंक्शन आपने बनाया मेन, ओके। तो मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी एरे के अंदर, मान लो ये एरे है
और इसका साइज है 10 और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। ओके, तो ये वैल्यूज जो हैं इनका हमें सम निकालना है। तो हमारे पास जो ये सम फंक्शन है इसका काम है सम निकाल के देना। किसका? एक एरे का। ठीक है, तो ये जो सम फंक्शन है इसका काम है, इसके अंदर कोई कोड लिखा हुआ होगा। लेट सपोज ये कोड है हमारा। ठीक है, ये कोड जो लिखा हुआ है ये क्या करता है, उधर से मेन की तरफ से जितनी भी एरे की वैल्यूज आती हैं इसके पास उनका सम निकालता है और रिटर्न कर देता है वापस। जैसा कि मैं यहाँ पे सम से पहले इंट ले रहा हूँ तो इंट में वो रिटर्न कर देता है वापस मेन की तरफ। ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ कि ये जो सम फंक्शन है इसका काम है वैल्यूज का सम निकालना, एरे की वैल्यूज का। ठीक है, तो जब मेन इस सम नाम के फंक्शन को वैल्यूज देगा तो इसी तरह से तो देगा सम, और यहाँ पे हम एरे को पास कर देंगे, इस वाले एरे को, इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने ए लिखा तो सम को तो काफी सारी वैल्यूज मिली ना, एक वैल्यू थोड़ी मिली, सारी वैल्यूज मिलेंगी 12, 23, 34, 45। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ कई सारी वैल्यूज हैं और कई सारे एड्रेसेस भी मिल रहे हैं। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक एरे ले लूँ, जैसे कि मैंने ले लिया x और इसका साइज ले लिया 10। ठीक है, तब ये x रिसीव कर सकता है सारी वैल्यूज को ऊपर से। ठीक है, बट यहाँ पे तो डबल मेमोरी जा रही है ना, ऊपर भी एक, मतलब ऊपर भी आपके 40 बाइट्स की मेमोरी जा रही है, मतलब 40 बाइट की मेमोरी ऊपर से भी जा रही है, और यहाँ भी आपके 40 बाइट की मेमोरी जो है यूज हो रही है। तो यहाँ पे तो मेमोरी कंजप्शन हाई हो गया ना। तो ऐसा क्या करें कि ऊपर से जितने भी वैल्यूज आ रही हैं वो यहाँ आए, बट यहाँ पे हमें 40 बाइट ना लेना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया p। अब p क्या करेगा, उधर से आ रहे सारे एड्रेसेस को, अब जैसा कि हमने यहाँ पे a लिखा है तो a का मतलब एक वैल्यू तो नहीं है, ये जो a है ये पूरे एड्रेस दे रहा है अलग अलग वैल्यू के। ठीक है, तो अब a का जो एड्रेस है वो किस में चला जाएगा, p में, और हम इस सम फंक्शन के अंदर p के साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेमोरी कंजप्शन है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, और आपको जो है ड्यूअल मेमोरी, जो मतलब एक ड्यूअल मेमोरी सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ी, आपको दूसरे फंक्शन में जो है अलग अलग मेमोरी नहीं ली आपने। ठीक है, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे एड्रेस को एक्सेस करके हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी मतलब जिसको डी एलोकेट भी किया जा सके। ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए और यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। तो अगर मैंने 100 ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए हैं ए को, तो अभी तक जितना भी एरे में आपने पढ़ा है उस हिसाब से तो आप इन ब्लॉक्स को डिलीट तो नहीं कर सकते, मतलब डी एलोकेट तो नहीं कर सकते इस मेमोरी को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो इसमें आप मेमोरी को जो है डी एलोकेट नहीं कर सकते। बट अगर मैं इसी मेमोरी को किसी पॉइंटर के थ्रू एलोकेट करता, ठीक है, जैसे ये है पॉइंटर वेरिएबल ए। ठीक है, इसके अंदर अब मैं एलोकेट करता, तो जैसे कि एक फंक्शन यूज होता है मैलॉक नाम का, तो इसके अंदर मैं लिखता 1000। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता, तो इसको जो मेमोरी एलोकेट होती है अब ए को, देखो अभी आप जो मैलॉक फंक्शन है जस्ट मैंने ऐसे ही बताया, जब तक आपको पॉइंटर समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये भी समझ में नहीं आने वाला। तो मैं अब जस्ट इतना बता देता हूँ, तो मैलॉक फंक्शन जो भी मेमोरी एलोकेट करता है उसको आप फ्री भी कर सकते हो, बट ऊपर वाली मेमोरी जो आपने एलोकेट करी है उसको आप फ्री नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट पे। ठीक है, तो पॉइंटर का ये भी एक फायदा है। और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी आता है, आपका रिकर्शन आता है उसमें पॉइंटर आता है, और आपका जैसे कि कई सारे टॉपिक्स आते हैं, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ठीक है, और ट्री वाला कंसेप्ट आता है, तो हर जगह पॉइंटर का यूज होता है। डाटा स्ट्रक्चर में लगभग आपका 80% पार्ट में पॉइंटर का यूज होना ही होना है। ठीक है, तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आया, या फिर कह सकते हैं 50% आपको समझ में आया, तो अभी जो मैं एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ उसमें ये आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जो भी समझ में नहीं आया आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब इसका फर्स्ट प्रोग्राम करते हैं,
उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना जिसने भी नहीं किया है, और अगर आपको मेरी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट लगती है तो आप जो है शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल सा एक प्रोग्राम। सबसे पहले समझते हैं कि एड्रेस क्या है। एड्रेस ये नॉर्मली हेडर फाइल्स में यहाँ पे ले रहा हूँ, इंक्लूड conio.h मेन। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको, जैसे मैंने वेरिएबल लिया a, अभी मैं a को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, तो अभी जस्ट इसके एड्रेस की बात करते हैं कि इसके एड्रेस को कैसे एक्सेस किया जाए। गाइज जब से आपने प्रोग्राम बनाने स्टार्ट किए हैं, आपने सेकंड चैप्टर से एड्रेस का यूज किया है और आप एड्रेस का यूज करते आ रहे हो, आपको भी पता है। स्कैनएफ के अंदर जब आप लगाते हो एंड ए एंड बी, तो वहां पे भी आपने एड्रेस का यूज किया था। तो वहां पे आप एड्रेस का यूज क्यों करते थे? क्योंकि आपने उसके एड्रेस में वैल्यूज डालनी होती थी, तभी तो आप एड्रेस एक्सेस करते थे। तो जिस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ एक बार मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लाइन लिखते थे एंटर वैल्यू, इसके बाद स्कैनएफ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने % ही लगाया, और यहाँ पे आप लिखते थे एड्रेस ऑफ ए। तो ये आप क्यों लिखते थे? इसका मतलब होता था कि आप ए के एड्रेस को एक्सेस करके उसके अंदर एक वैल्यू डाल रहे हो जो कि इंटीजर टाइप की है। समझ में आया? और स्कैनएफ फंक्शन का काम ही यही था कि जो भी एड्रेस आपने एक्सेस किया है अपने स्कैनएफ फंक्शन के अंदर, उसके अंदर वैल्यूज इनपुट करवाना। ठीक है, तो एक बार इसको प्रिंटएफ से प्रिंट करा के देखते हैं एड्रेस को। ओके, प्रिंटएफ से मैंने जो है, अब की बार मैंने प्रिंटएफ के अंदर एंड ए लगाया, जबकि हम जो है यूज करते हैं स्कैनएफ के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे गेट ch, तो गाइस ये है आपके जो ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल के पास जो मेमोरी है उस मेमोरी ब्लॉक का ये एड्रेस आपको मिला है। ओके, ये जो ए वेरिएबल है इसके पास जो मेमोरी ब्लॉक है, ये जो एड्रेस है ये उसी मेमोरी ब्लॉक का है। ओके, तो अब एक वेरिएबल में लेता हूं बी, तो अभी बी का एड्रेस भी देख लेते हैं क्या है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 बाइट का डिफरेंस है। जैसा कि आपको पता है कि इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट, तो इसी वजह से इन दोनों के एड्रेस में जो है 4 बाइट का डिफरेंस है। 4-4 बाइट करके जो है इनको एक एक ब्लॉक एलोकेट होगा। ठीक है, 4-4 बाइट का। तो यहाँ पे 76,648,7576, तो इसको जो है 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हुई है, और इसके बाद इसको 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हुई है, बिकॉज वी कैन सी द डिफरेंस ऑफ 4 बाइट बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन दोनों का एड्रेस आपको दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो ए का एड्रेस है वो बी के अंदर देना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? सबसे पहले आप लिखो *b। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, अब अगर मैं b के अंदर कोई वैल्यू डालूं तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग मेथड होगा अगर आप इस तरह से यूज करते हो तो बी को। ठीक है, अब सिर्फ बी है वो आपका वैल्यू लेने के लिए नहीं बना, वो बना है आपका एड्रेस लेने के लिए। बट अगर मैं इस तरह से बी को यूज करता *b इज इक्वल टू 89, तो ये आपका राइट मेथड था। ठीक है, ये आपका करेक्ट है।
तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो हम स्टार लगाएंगे वेरिएबल के सामने, और जब हम उसके एड्रेस के बारे में बात करेंगे, एड्रेस उसके अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे, तो हम उसके सामने स्टार नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंड हटा दो अब, क्योंकि अब तो ऑलरेडी बी एक पॉइंटर वेरिएबल है, और अगर हम सिर्फ बी लिख रहे हैं तो जैसा कि मैंने बोला हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ बी लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब की बार मैं एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ बी का और यहाँ पे ए का। तो अभी तो दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए, बिकॉज मैंने ए का एड्रेस बी में एलोकेट कर दिया है। तो चलिए एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एड्रेस ऑफ ए इज एज सेम एज एड्रेस ऑफ बी। तो ए का एड्रेस बी के जैसा है बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इसका फायदा क्या हुआ। अब अगर मैं बी के अंदर कुछ चेंजेस करता हूं तो जनरली ए के अंदर भी चेंजेस होने चाहिए। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो ये वो ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक का एड्रेस ए के पास भी है, और इसी ब्लॉक का एड्रेस आपका बी के पास भी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अब कोई चेंजेस करता हूं, लाइक मैं इसमें डाल देता हूं वैल्यू 90, तो 90 फिर दोनों में होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों वेरिएबल इसी को तो पॉइंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं ए के अंदर कोई वैल्यू इनपुट करता हूं, सबसे पहले सॉरी बी के अंदर वैल्यू इनपुट करता हूं। तो अगर मैं बी के अंदर इस तरह से लिखता हूं तो ये तो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया। तो यहाँ पे स्टार लगाओगे, आप स्टार लगाओगे, दैट मीन्स बी आर इनिशिएटिंग वैल्यू ऑफ बी। तो हम वैल्यू बी की जो वैल्यू है उसको इनिशिएट कर रहे हैं, बी के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनपुट करनी है। अब एक ही वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या जो चेंजेस हमने बी के अंदर किए हैं क्या ए के अंदर भी वही वैल्यू आई है। ओके, तो यहाँ पे ए प्रिंट करा लेते हैं, एड्रेस हटा देते हैं, और दिस शुड बी वैल्यू ऑफ ए F11। ओके, $64 जैसा कि मैंने इनपुट किया था, 64 मैंने इनिशिएट किया था बी के अंदर, और वो आपको ए के अंदर भी मिल गया है। ओके गाइस, तो एड्रेस का जो ऑपरेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये समझ लो कि आप अभी पॉइंटर के फर्स्ट स्टेप पे हो। तो अभी जो मैंने आपको बताया है वो आपने ढंग से करना है। कम से कम इसके 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, लाइक कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय वैल्यू आपका फंक्शन से क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉल बाय रेफरेंस जो होता है उसमें भी पॉइंटर का यूज होता है। और आपका जो एरे पासिंग होता है, एरे पासिंग विद इन अ फंक्शन, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में एरे कैसे पास करना है, और स्ट्रिंग कैसे पास करनी है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। तो काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो जो दूसरा पार्ट में अभी इसी वीडियो का पॉइंटर का जो मैं दूसरा पार्ट अभी लेके आऊंगा, तो उसमें आपको सारी चीजें जो है सॉल्व होके मिलेंगी। मतलब पॉइंटर का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, एरे पासिंग टू अ फंक्शन, और कॉल बाय रेफरेंस, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। तो जितना भी आपको मैंने इसमें बताया है आप उसको पढ़िए ध्यान से, और उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा जो है मेरे चैनल पे। और इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।